हेलो दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इसमें कहा है यदि बेलनाकार तार का व्यास 5% कम कर दिया जाए तो बताओ उसकी लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी जबकि आयतन में कोई अंतर न हो। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना उस तार का प्रारंभिक व्यास d और प्रारंभिक त्रिज्या स्मॉल r है तथा परिवर्तन के बाद ये क्रमशः d डैश और r डैश हो जाते हैं और इसकी प्रारंभिक जो लंबाई है वो L डैश है तथा परिवर्तन के बाद प्रारंभिक लंबाई L है तथा परिवर्तन के बाद L डैश हो जाती है। अब देखिए व्यास में जो परिवर्तन है वो 5% की कमी है, यानी जो पहला व्यास है हमारा उसमें 5% की कमी करके नया व्यास आएगा। यानी देखिए आप जब डी डैश फाइंड करेंगे तो डी डैश इस तरह से फाइंड होगा कि जो पुराना व्यास है उसमें से घटा दीजिए डी का 5%, यानी ये आपको मिलेगा डी माइनस डी इंटू 5/100%। को हम भिन्न में बदल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा डी कॉमन ले लीजिए 1 माइनस यहाँ हमें मिलेगा 0.05 और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस करेंगे तो 0.95 इंटू डी, तो डी डैश हो गया 0.95 इंटू डी। अब देखिए आर डैश निकालते हैं यानी नई त्रिज्या, तो आर डैश जो होगी वो डी डैश की आधी होगी क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहाँ पर डी डैश का जो मान आया है 0.95 डी, इसका आधा कर दीजिए या हम इसको लिख सकते हैं इसको काट कर 2 से 475 इंटू डी आएगा। तो इस तरह से नई त्रिज्या भी निकल जाएगी। अब देखिए हम पुराना आयतन निकालते हैं पहले, प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन के लिए हम जो सूत्र यहाँ यूज करेंगे वो पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। अब ये बेलन का सूत्र होता है क्योंकि तार बेलनाकार ही होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और नया आयतन या अंतिम आयतन इसको आप V1 मान लीजिए या V मान लीजिए ओनली, और इसको V डैश, और इसको हम लिखेंगे पाई आर डैश स्क्वायर। और यहाँ हमने ऊंचाई तो ली नहीं, लंबाई ली है जिसको हमने L कहा है, तो इसलिए L रखेंगे और यहाँ L डैश रखेंगे। अब देखो प्रश्न में हमसे कहा है कि आयतन बराबर है, आयतन बदलते नहीं है, तो V बराबर V डैश है, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। V है हमारे पास पाई आर स्क्वायर L और ये आया है पाई आर डैश स्क्वायर L डैश। यहाँ पे हम इस R की वैल्यू रख देंगे। देखिए R बराबर होता है D/2, तो यहाँ हम पाई इंटू D/2 रख देंगे क्योंकि ये जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू L और इक्वल्स टू पाई। R डैश की वैल्यू ये है हमारे पास, ये वाली रखेंगे, ये वाली, तो यहाँ रख देंगे 0.475 डी का स्क्वायर इंटू L डैश। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और यहाँ डी स्क्वायर बाई 4 इंटू L हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0.475 का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर और इंटू L डैश। अब डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा L/4 और इधर इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 0.225625 और इंटू L डैश। और यहाँ से L डैश अगर हम निकालें तो L डैश यहाँ से होगा L/4 गुणा 0.225625 और
इनको गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर इसको आएगा 0.9025। तो ये नई एल डैश निकल गई। अब हमें इसका प्रतिशत परिवर्तन निकालना है कि कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं देखिए। अब देखिए प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं। प्रतिशत परिवर्तन के लिए नई लंबाई माइनस पुरानी लंबाई और बटे पुरानी लंबाई गुणा 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब नई लंबाई हमारे पास आई है एल डैश, पुरानी है एल, और बटे एल गुणा 100। एल डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, एल अपॉन 0.9025 माइनस एल अपॉन एल इंटू 100। अब यहाँ से एल तो कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 0.9025 माइनस 1 अपॉन एल इंटू 100। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 0.9025 बाई 0.9025 आ जाएगा। 1 में से इसको घटाएंगे। घटाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। 1.0000 लिख देंगे इसको, और यहाँ लिखेंगे 0.9025। तो यहाँ 10, ये 1 ले आएंगे इधर, तो ये 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे। 9 में से 2 गए, 7 बचेंगे। यहाँ 9 का 9 बचेगा और यहाँ 0 बचेंगे, और यहाँ दशमलव। तो ये हमारे पास आएगा 0.0975 बटे 0.9025। अब इसको इससे भाग देंगे। भाग देने का तरीका कि इसको 5 से काटते जाओ, फिर से 5 से काटते जाओ। इसको काटने के बाद हमारे पास आएगा 0.1085 समथिंग। और हाँ, इसमें हम 100 छोड़ते आ रहे हैं, तो इसको भी लगाना है साथ में, तो इंटू 100। अब 100 से गुणा करेंगे तो ये 10.8% में निकलेगा आंसर। मतलब लंबाई इतने प्रतिशत बढ़ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक घन को छीलकर उसमें से बड़े बेलन निकाल लिया गया है। यदि घन की प्रत्येक कोर 1 मीटर लंबी है तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। अब देखिए इसको एक चित्र से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास वो घन है जो मैं यहाँ बना चुका हूँ। ये इसका सामने का फलक है और ये इसका ऊपरी फलक है जिसको आप देख पा रहे हैं। तो इसमें इस घन की प्रत्येक कोर है 1 मीटर। 1 मीटर की कोर है इसकी। अब इसमें जो बड़े से बड़ा हम बेलन काट रहे हैं, बेलन निकाल रहे हैं काट कर, उसको देखिए, उसका जो व्यास होगा, सिरे का व्यास, वो इस घन की कोर के बराबर ही होगा, और इसकी जो ऊंचाई होगी वो भी घन की कोर के बराबर ही होगी। तो यहाँ से हमें व्यास और ऊंचाई मिल जाएगा, तो हम उसका आयतन आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए लिखते हैं इसके लिए। अब बने बेलन का जो व्यास होगा वो भी घन की कोर के बराबर होगा। इट मीन्स जो डी होगा वो 1 मीटर के बराबर होगा। इट इज़ इम्प्लाई यहाँ से जब आप त्रिज्या आर निकालेंगे तो वो 1/2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये आधी होती है व्यास की। और इसकी जो ऊंचाई h है वो भी 1 मीटर ही होगी। अब हम इसका आयतन निकाल देंगे। अब बेलन का आयतन, ये होता है पाई r स्क्वायर h, यानी 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1/2, तो 1/2 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 1 ही है, तो 22/7 गुना 1/4 आ जाएगा। 1 को इसमें गुना करके लिखेंगे ही नहीं, और हम 4 से इसको काटते हैं तो 4 पंजे 20 और दशमलव लगाकर फिर से 4 पंजे 20/7 आ जाएगा। और 5.5 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.7
857 इतना आएगा और ये सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है एक खोखले पाइप का टुकड़ा 270 पाई घन सेंटीमीटर तांबे का बना है। यदि उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और सिरे का बाहरी व्यास 17 सेंटीमीटर हो तो मोटाई ज्ञात करो। सबसे पहले इसके लिए हम इसकी डायमेंशंस को नोट करते हैं। तो इसमें हम नोट कर चुके हैं कि माना पाइप की बाहरी त्रिज्या r1 व आंतरिक त्रिज्या r2 है, वह लंबाई h है तथा दिया है कि बाहरी सिरे का व्यास। अब हमें बाहरी सिरे का व्यास इसमें दे रखा है 17 सेंटीमीटर, तो हम नोट कर लेते हैं 17 सेंटीमीटर और यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं, बाहरी त्रिज्या। जिसको हमने r1 माना है वो 17/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आंतरिक त्रिज्या इसकी पता नहीं है हमें, तो आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे और उसके बाद इसकी मोटाई निकालेंगे। जबकि हमें इसकी लंबाई दे रखी है, लंबाई का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, तो लंबाई को हमने यहाँ पर h माना है, तो h 9 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें साथ साथ ये भी दे रखा है कि इसका जो आयतन है वो 270 पाई घन सेंटीमीटर है, तो आयतन इसमें 270 पाई है। अब आयतन आप जानते हैं, जब आपके पास r1, r2 और h होता है तो खोखले पाइप या खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h के इक्वल होता है, और ये हमें इक्वल दिया है 270 पाई के। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 की वैल्यू रख देंगे 17/2 का स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर और इंटू 9 इक्वल्स टू 207। अब इस 9 से इसको डिवाइड करेंगे और 17 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 289 और इसका 4 हो जाएगा माइनस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये देखिए 9 दिया 27, तो 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो r2 स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो ये होगा 289/4 माइनस 30 और ये हो जाएगा 289 माइनस एलसीएम ले रहे हैं हम, 120 4 दिया 12 120/4 और यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो 9 एज इट इज़ आएगा। यहाँ बचेंगे 8 में से 2 घटे 6 बचे 1/4, तो r2 स्क्वायर आया 169/4 और यहाँ से r2 इक्वल होगा 13/2 के स्क्वायर रूट लेने के बाद, वर्गमूल लेने के बाद 13/2 आ जाएगा। अब बात आती है मोटाई निकालने की। देखिए ये खोखले बेलन का सामने का सिरा आप देख रहे हैं, ये इसकी आंतरिक त्रिज्या है, ये बाहरी त्रिज्या है। तो अगर हम बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर दे तो उसकी मोटाई बच जाती है। तो यहाँ पर हम मोटाई निकालने के लिए यही करने वाले हैं। मोटाई बराबर होगी बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या इसकी हमने r1 ली है और आंतरिक त्रिज्या r2। ये 17/2 और ये 13/2, यानी 17 में से 13 घटे 4 बचे, 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है 28 सेंटीमीटर ऊंचे और 11 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवर्तीय ठोस बेलन की धातु को गलाकर एक ठोस घन बनाया गया। घन की कोर की माप ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना घन की कोर की माप a है, तो हम नोट कर चुके हैं। अब हमें दिया है कि ये बेलन जो है जिसको हम गला रहे हैं ये 28 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो हम लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर 28 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, 11 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है। तो लिख लेते हैं आधार त्रिज्या r बराबर 11 सेंटीमीटर
ठीक है, अब इसको गलाकर बनाया गया एक घन। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को या सॉलिड को पिघलाकर दूसरा सॉलिड बनाया जाएगा तो दोनों के आयतन बराबर रहेंगे। तो अब बने घन का आयतन बराबर होगा पिघलाए बेलन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 और भुजा हमने इसकी a मान ली है, और इसका आयतन आप जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो a की घात 3 बराबर हो जाएगा 22/7 गुणा r का मान है 11 हमारे पास, 11 का वर्ग गुणा h का मान है 28, 7 से इसको काट देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। a क्यूब इक्वल आएगा 22 गुणा ये हो जाएगा 121 इंटू 4। a क्यूब इक्वल हो जाएगा, इन तीनों को गुणा करके देखिए आ रहा है 10648 10,648, और 10,648 जो होता है वो 22 का घन होता है। तो इसको हम 22 की घात 3 लिख देंगे, और a बराबर यहाँ से हम प्राप्त करेंगे 22 सेंटीमीटर, अर्थात जो भी हमारे पास घन बनेगा उसकी जो कोर होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है किसी खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो हम नोट कर चुके हैं खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या R1 6 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या R2 बराबर 4 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हम इस बेलन का आयतन निकालेंगे। खोखले बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, पाई इंटू R1 की वैल्यू 6 स्क्वायर, R2 की वैल्यू 4 और 4 का स्क्वायर, h की वैल्यू 14। पाई को एज इट इज रखेंगे 36 माइनस 16 गुना 14, यहाँ बचेंगे 20, यहाँ हो जाएंगे 280 पाई घन सेंटीमीटर। ये इसका आयतन होगा। अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू एच प्लस R1 माइनस R2, तो इक्वल हो जाएगा 2 पाई 6 प्लस 4, 14 प्लस 6 माइनस 4, 2 पाई इंटू 10 इंटू यहाँ हो जाएगा 20, और 20 में से 4 माइनस होंगे तो 16, यहाँ 160 हो जाएगा, और 160 का दोगुना हो जाएगा 320 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला जा रहा है 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 70 मीटर लंबी अर्धबेलनाकार सुरंग खोदने में क्या व्यय होगा जिसका व्यास 10 मीटर है। तो हम सभी डायमेंशंस नोट कर चुके हैं। जैसे सुरंग की लंबाई हमें दी गई है जिसको हमने h मान लिया है 70 मीटर, और व्यास 10 मीटर है, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी 10 का आधा यानी 5 मीटर, और प्रति घन मीटर खर्च है 30 रुपये। अब इसका आयतन निकालेंगे। आयतन घन मीटर में निकलेगा और उसको 30 से गुणा करके हम कुल व्यय निकाल सकते हैं। तो अब
अर्ध बेलनाकार सुरंग का आयतन। देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट ये अर्ध बेलनाकार सुरंग है इसलिए आधा कर देंगे आयतन का। तो 1/2 गुना 22/7 गुना आर का मान 5 है हमारे पास और इसका वर्ग कर देंगे। एच का मान है 70। 7 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 22 पंजे 110 हो जाएंगे और यहाँ पंजो पंजो 25 हो जाएंगे। 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, ये हो जाएगा इतने घन मीटर। ये इसका आयतन निकला है अर्ध बेलनाकार सुरंग का। अब इसको खोदने का व्यय निकालेंगे। अब लिखते हैं सुरंग खोदने का व्यय। ये बराबर होगा आयतन गुणा दर। आयतन निकला है 2750 और इसकी दर है 30। गुणा करते हैं, 3 पंजे 15, 7 या 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8 और ये दोनों जीरो आ जाएंगी। तो 82,500 रुपये इतना व्यय आएगा सुरंग को खोदने में। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है एक आयताकार ठोस जिसका आधार वर्गाकार है और एक बेलन ऊंचाई और आयतन में बराबर है, तो वर्ग की भुजा और बेलन के व्यास में क्या अनुपात है। तो हम नोट करते हैं। पहले हमने नोट कर लिया है कि माना जो आयताकार ठोस है उसके वर्गाकार आधार की भुजा तो a है और बेलन जो हमारे पास है उसकी ऊंचाई h है और आयताकार ठोस की ऊंचाई h डैश है। और ये भी मान रहे हैं कि माना बेलन का व्यास d है, तब प्रश्न में हमसे कहा है कि इन दोनों का आयतन बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। तो हम लिखेंगे तब दिया है इनकी ऊंचाई बराबर है, यानी h बराबर h डैश है तथा आयतन बराबर है। दैट मीन्स आयतन बराबर होने का मतलब कि लंबाई गुणा, ये हिंदी में लिख देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो होता है आयताकार ठोस का आयतन। और पाई आर स्क्वायर एच ये होता है बेलन का आयतन। अब लंबाई, इसकी लंबाई हम a ही लेंगे, ये भी a ली जाएगी और ऊंचाई को हमने इसकी h मान लिया, h डैश मान लिया है, तो h डैश रख देंगे। पाई, यहाँ पर r की जगह हम चूंकि इसके व्यास हमें दिया गया है तो व्यास रखेंगे d/2 और h को h ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इंटू एच डैश इक्वल्स टू पाई d²/4 इंटू h की जगह हम इक्वेशन फर्स्ट से h डैश रख सकते हैं, तो यहाँ हमने h डैश रख दिया। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से h डैश से h डैश कैंसल और हमारे पास इस d² को इसके नीचे ले आएंगे। a²/d² इक्वल्स टू पाई/4 हो जाएगा, या वर्गमूल लेंगे। तो a/d हो जाएगा √π/2 और a/d हो जाएगा √π/2। ये अभीष्ट अनुपात होगा जो कि वर्गाकार भुजा और बेलन के व्यास के बीच होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला जा रहा है सिद्ध करो कि लंबवर्तीय बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम नोट कर चुके हैं कि माना लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है तथा उसका आयतन v है, वह उसका वक्र पृष्ठ जो है वो s है। तब देखिए, तो v का मान होगा
पाई आर स्क्वायर एच तथा एस का मान होगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, एस का मान यानी वक्र पृष्ठ का मान होगा 2 पाई आर एच, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें प्रश्नानुसार करना है आयतन का दुगना। प्रश्नानुसार इस समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2v बराबर 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 2v बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर एच गुणा आर, ये आर हमने अलग से लिख दिया, लेकिन 2 पाई आर एच को हम क्या जानते हैं, 2 पाई आर एच तो समीकरण 2 से देखिए ये वक्र पृष्ठ होता है, तो इसकी जगह हम एस रख सकते हैं, एस गुणा आर, और इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि 2 गुणा आयतन बराबर वक्र पृष्ठ गुणा त्रिज्या, और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला जा रहा है 4 मिलीमीटर व्यास का तांबे का तार एक बेलन पर समरूप से इस प्रकार लपेटा जाता है जिससे बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ तल को ढक ले। यदि बेलन की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा व्यास 20 सेंटीमीटर हो तो तार की लंबाई ज्ञात करो। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक बेलन है और एक तार हमें इसके वक्र पृष्ठ पर लपेटना है इस तरह से। इस बेलन की हमें डायमेंशंस दे रखी हैं और साथ ही साथ इस तार की मोटाई अर्थात तार का व्यास दे रखा है, तो हमें तार की लंबाई पूछी गई है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए तार का व्यास दे रखा है हमें बराबर 4 मिलीमीटर, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 4/10 बराबर 0.4 सेंटीमीटर। अब देखिए तार का जब पूरा लपेट आ जाएगा तो तार बेलन के वक्र पृष्ठ की कितने क्षेत्रफल को ढकेगा, वो उसकी 0.4 सेंटीमीटर क्षेत्रफल को ढकेगा। यानी इस बेलन के एक लपेट में इस बेलन को वह 0.4 सेंटीमीटर लंबाई तक ढक लेगा। तो यहाँ से हम इस तार के कितने लपेट आएंगे वो टोटल लपेट निकाल सकते हैं। तो तार के कुल लपेट, देखिए ये बेलन कितने सेंटीमीटर लंबा है, ये बेलन 24 सेंटीमीटर लंबा दे रखा है। तो हम यहाँ पर तार के कुल लपेट की संख्या जो निकालेंगे वो निकालेंगे बेलन की लंबाई बटे तार का व्यास, यहाँ से लपेटों की संख्या निकल जाएगी। बेलन की लंबाई है हमारे पास 24 और तार का व्यास है 0.4, यहाँ से ऊपर 0 आ जाएगा और यहाँ 60 लपेट आ जाएंगे तार के। अब देखिए तार की कुल लंबाई हमें निकालनी है, तो एक लपेट की लंबाई निकाल लीजिए, उसको 60 से गुणा कर दीजिए तो तार की कुल लंबाई निकल जाएगी। तो एक लपेट की लंबाई कैसे निकलेगी उसको देखते हैं। हमें यहाँ पर इस बेलन का व्यास दे रखा है, उसको नोट करते हैं। बेलन का व्यास d बराबर 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक लपेट परिधि के बराबर होगा, तो बेलन की परिधि निकाल लेंगे और इसको हम लिखेंगे एक लपेट की लंबाई बराबर पाई डी, यानी बेलन की परिधि, और पाई डी हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 24 पाई। आई एम सॉरी गाइज, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, तार का व्यास 20 सेंटीमीटर, तो तार एक लपेट की जो लंबाई हो जाएगी वो 20 पाई हो जाएगी।
इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब हमें कुल लंबाई निकालनी है तार की, तो लिखते हैं तार की कुल लंबाई। कुल लंबाई होगी परिधि गुणा कुल लपेटों की संख्या। 6 दूनी 12, 1200 पाई सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमसे बोला जा रहा है 210 सेंटीमीटर लंबे, 165 सेंटीमीटर चौड़े और 80 सेंटीमीटर गहरे एक होज में 2.8 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार नल से 300 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि होज खाली है तो बताओ वह कितनी देर में भर जाएगा। तो सबसे पहले जो जो डायमेंशंस हमारे पास जिस की भी है उसको नोट करते हैं। तो देखिए गाइज, हम सभी डायमेंशंस नोट कर चुके हैं। होज की लंबाई को हमने स्मॉल एल माना है जो 210 सेंटीमीटर है। होज की चौड़ाई को स्मॉल बी जो कि 165 सेंटीमीटर है। होज की गहराई को स्मॉल एच जो कि 80 सेंटीमीटर है। बेलनाकार नल का व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिज्या आर दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। नल से पानी गिरने की दर दे रखी है 300 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 मिनट में बेलनाकार जलस्तंभ जो गिरेगा उसकी लंबाई होगी ये 300 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि होज को भरने में कितना समय लगता है। तो हम मान लेते हैं कि होज को भरने में n मिनट लगेंगे। अब हमने मान लिया कि माना होज को भरने में n मिनट लगते हैं और ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब n मिनट में जो जलस्तंभ का आयतन होगा वो होज के आयतन के हम बराबर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे n गुणा 1 मिनट में गिरने वाले जल स्तंभ का आयतन बराबर होज का आयतन। n गुणा, अब देखिए जो जलस्तंभ गिर रहा है वो बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम h, मान लीजिए इसको कैपिटल, इसको h माना है तो ये h का काम करेगा हमारे पास, यानी 1 मिनट में जलस्तंभ की जो लंबाई होगी ये h का काम करेगा। और ये बराबर होगा L गुणा B गुणा h के, यानी होज के आयतन के। होज कैसा है? घनाभाकार है। तो n गुणा 22/7। आर का मान देखिए हमने निकाला था 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देंगे 1.4 का वर्ग और गुणा h का मान, h 300 है। 1 मिनट में 300 सेंटीमीटर पानी गिरता है तो 300 बराबर ये हो जाएगा 210 गुणा 165 गुणा 80। या n का मान यहाँ से अगर निकाले तो 7 की गुणा हो जाएगी ऊपर सबके साथ, 210 गुणा 165 गुणा 80 गुणा 7 बटे, और ये 300 आ जाएगा नीचे, 22 भी नीचे आ जाएगा, और ये 1.4 2 टाइम लिख दीजिए। अब देखिए 1 और 2 जीरो हैं, दोनों जीरो कट गई। 3 से इसको काट देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 0.7 और 0.2, और इसको भी काटेंगे तो 7 दूनी 14 तो 0.2 आ जाएगा। अब हमारे पास बचता है n इक्वल्स टू, ऊपर बचता है 165 इंटू 8/22 इंटू, यहाँ से देखिए हम दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 10 और यहाँ से हटाते हैं तो ऊपर 10 फिर से आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 गुणा 10 और नीचे से दशमलव हटाकर इसको लिखेंगे 2 गुणा 2। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट कर 11 आ जाएगा। अब n बराबर होगा 165 और इसमें डबल ज़ीरो भी आएंगी और नीचे 11 बचेगा। अब 11 से हम इसको भाग देंगे, 11 से इसको भाग देने पर आंसर जो आएगा, 11 से इसको भाग करने पर 1500 मिनट आंसर आएगा। आप इसको घंटों में भी बदल सकते हैं। इसको हम भाग कर देंगे 60 से, n बराबर हो जाएगा 1500/60, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इससे इसको भाग करेंगे तो 25 घंटे आएगा।
इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के इस पार्ट में यहीं तक है। आगे के क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 27 तक नेक्स्ट पार्ट में होंगे। और इससे पहले हमने स्टैटिक्स इसमें सब पढ़ा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज तक की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।